मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बयानबाजी भी तल्ख और तेज होती जा रही है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने तीखी बयानबाजी की। उन्होंने देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए एक धर्म विशेष को जिम्मेदार ठहराया है। इस बयान के बाद ठंड के बावजूद सियासी हलकों का पारा चढ़ गया है। इसी बीच 4 पत्नी 40 बच्चों वाले बयान पर साक्षी महाराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हम कहते हैं 4 बीवी 40 बच्चे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मुस्लिम हमें ना कभी वोट किया है ना कभी वोट करेगा। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रभक्त पार्टी है, इसलिए मुस्लिम उसको वोट नहीं करता है। चुनावी मौसम में सूबे की फिजा बदलने लगी है। बढ़त बनाने के लिए सियासी दलों के बयानवीर बेतुके बयानों पर उतर आए हैं। बीजेपी के बयानवीर और उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर अपने बयान से पार्टी की फजीहत करा दी। देश में समस्याएं खड़ी हो रही जनसंख्या के कारण, उसके लिए हिंदू जिम्मेदार नहीं है, साक्षी महाराज जिम्मेदार तो बिल्कुल नहीं है। जिम्मेदार वो है जो 4 बीवी और 40 बच्चों की बात करते हैं। साक्षी महाराज ने भले ही अपने भाषण में किसी समुदाय का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका निशाना किस ओर है ये बात किसी से छुपी नहीं है। चुनावी मौसम में हाथ आए किसी भी मुद्दे को छोड़ने की भूल कोई भी विपक्षी दल नहीं करना चाहता। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बयान के बहाने बीजेपी की विचारधारा पर ही सवाल उठा दिया। मैं तो बीजेपी से कहूँगा इन चीजों को रोके। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी धर्म जात के आधार पर भाषण या भाषा देने को रोक लगाई है और उनको ऐसी चीजों को रोकना चाहिए। तनाव बढ़ाने से कोई चुनाव नहीं जीता जाता। साक्षी महाराज इस तरह के विवादास्पद बयान देने के लिए जाने जाते हैं और साक्षी महाराज का ये पहला बयान नहीं है। जब जब चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी से साक्षी महाराज ही नहीं और भी नेता आरएसएस और बीजेपी के इस तरह के बयान देते हैं जिससे ध्रुवीकरण हो सके। विपक्षी दलों के साथ धर्मगुरुओं ने भी साक्षी महाराज के बयान की निंदा की। आज के हालात में जिस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, उस पर सरकार को इसको जरूर सोचना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को उनके खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए कि जिस तरह के उन्होंने इस तरह के बयान दे के जिससे कि आपसी भाईचारगी और मुल्क के मामलात को कमजोर करने की जो बातें हैं, और ये ठीक नहीं है। बयान पर विपक्षियों के तेवर सख्त होने और पार्टी का साथ न मिलने के बाद साक्षी महाराज अलग थलग पड़ गए। ऐसे में उन्हें खुद अपने बयान पर सफाई देने सामने आना पड़ा। केवल साधु महात्मा आपस में संघर्ष कर सलाह मशवरा कर रहे थे, तो साधुओं के सम्मेलन में मैंने ये बात साधुओं से कही है कि जाके प्रचार प्रसार करें, तो क्या अपने घर में अपने साधुओं से भी कोई बात नहीं कह सकता? बयान पर विपक्ष और धर्म गुरुओं की तीखी प्रतिक्रिया के बाद बीजेपी बैकफुट पर नजर आई और पार्टी ने इसे साक्षी महाराज की निजी राय बताते हुए पल्ला झाड़ना ही ठीक समझा। देश कानून से चलता है, ये देश संविधान से चलता है, डंडे से नहीं चलता। और इस तरह के जो बयान है, इस तरह के बयान को हम नहीं मानते कि ये सरकार का और न तो बीजेपी का, दोनों इसका कोई मतलब नहीं है। विपक्षी दलों के कड़े एतराज के बाद उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए मेरठ जिला प्रशासन से पूरे मामले पे रिपोर्ट मांगी है। तो अविलंब इसमें एडीएम सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा विभिन्न पहलुओं से देखा जा रहा है और इसमें जो कुछ भी कार्रवाई नियमानुसार करनी है वो तुरंत सुनिश्चित कराई जा रही है। 14 साल से सत्ता का वनवास झेल रही बीजेपी उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने का सपना संजोए बैठी है। ऐसे में सवाल ये कि साक्षी महाराज के बयान से पल्ला झाड़ने वाली बीजेपी उनकी जुबान पर लगाम क्यों नहीं लगाती? यूपी फतह के लिए कहीं ये सियासी मजबूरी तो नहीं? और इस पर बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला जी, साथ ही साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी जी, वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सैयद असीम वकार, बहुजन समाज पार्टी के नेता डॉक्टर एमएच खान और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी। सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी, ये बात आखिर आपकी विकास से घूमकर क्यों आखिर मुस्लिम हिंदू पर आकर अटक जाती है? क्या 14 सालों का वनवास ऐसे खत्म होगा? दरअसल लोगों की मानसिकता में जो है हिंदू मुस्लिम विवाद कुछ ज्यादा गहरे बैठ गया है। साक्षी महाराज जी किसी मजहब का नाम नहीं ले रहे हैं। आदरणीय
मुख्तार अब्बास नकवी जी स्पष्ट करें, पार्टी का सरकार का इससे कोई लेन देन नहीं है। साक्षी महाराज जी कह रहे हैं बहुत साफ शब्दों में कि ये मैं संतों के बीच बैठा था, मेरा निजी बयान था, मैं उसमें चर्चा कर रहा था। अब इसको आप भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर उसको सांप्रदायिक साबित करने की एक जो है प्रक्रिया है, हर चीज पर भारतीय जनता पार्टी के सिर पर डाल देना और प्रक्रिया में शामिल करना। या प्रेम शुक्ला जी, हम ये देखें कि ये बीजेपी की कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी, ये चलिए ठीक है, आप कहिए अपनी बात, कहिए, सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। ठीक है, कहिए, 10, मेरी बात पूरी हो जाए, कहिए। मणिशंकर अय्यर जी पाकिस्तान जाते हैं। सर, मैं मणिशंकर अय्यर जी की बात नहीं कर रही, मैं साक्षी महाराज की यहाँ पर बात कर रही हूँ। लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार है, एक मिनट नहीं, तो पीछे मत जाइए ना, ऐसे तो फिर कई सारी चीजें, और मैं यहाँ पर बीजेपी के कई नेताओं के, सांसदों के बयान आपको दिखा दूंगी। नहीं, तो फिर आप आज की बात करिए। इसका मैं संबंध साबित कर रहा हूँ, मुझे 10 सेकंड दीजिए, मुझे संबंध साबित करना। एक मिनट मुझे। अब सारे लोग भारतीय जनता पार्टी पर बात करेंगे, हम किसी पर बात नहीं कर सकेंगे, ये तो तुगलकी फतवा होगा और राहुल गांधी मतलब आप इसे सही ठहरा रहे हैं। मैं फिर ये मानूं कि मतलब आप साक्षी महाराज के बयान को सही ठहरा रहे हैं। आपकी बात से यही साबित हो रहा है। मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा पार्टी और सरकार का ये बयान नहीं, बिल्कुल आप स्थापित ना करिए। अगर ऐसी बात है प्रेम शुक्ला जी, तो क्यों बार-बार ऐसा होता है? प्रधानमंत्री मोदी तो खुद मना कर चुके हैं इस बात के लिए, साफ कह चुके हैं। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं, अरे मणिशंकर मोदी जी को हटाना है और सोनिया गांधी को पार्टी में रखती है, कांग्रेस पाकिस्तान परस्त है, ऐसा निष्कर्ष नहीं निकलता। और भाजपा को आप इस आधार पर सांप्रदायिक कह देते हैं। प्रेम शुक्ला जी, नहीं, आप एक पाकिस्तान परस्ती इस देश के दुश्मन की जमीन पर इधर और उधर कहां भाग रहे हैं? एक व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री को हटाने के लिए आप इस तरह से पल्ला नहीं झाड़ सकते, या सिर्फ ये कह देना कि ये उनका निजी बयान है, नहीं चल सकता। अगर ऐसा ही है तो फिर क्यों नहीं रुक रहे इस तरह के बयान? दोषी ठहरा देंगे। आपकी बात का जवाब राजीव त्यागी जी देना चाह रहे हैं, काफी देर से वो हाथ उठा रहे हैं। राजीव जी, चलिए आप ही दीजिए। फोरम पे कोई व्यक्ति जो है, पार्टी के फोरम पे कोई व्यक्ति ये बात नहीं कह रहा है, पार्टी की तरफ से अधिकृत बयान, मतलब उनको शर्म नहीं हुई है, ये ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, क्योंकि सिर्फ साक्षी महाराज नहीं, इससे पहले अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है प्रवेश वर्मा को भी, और यही कारण है कि कोई एक्शन नहीं लिया जाता है पार्टी की ओर से उन पर। हम ध्रुवीकरण के साफ विरुद्ध हैं। मैं शॉर्ट में जी राजीव जी, शॉर्ट में 2 बात कहना चाहूंगा, और बहुत सम्मान करता हूं प्रेम शुक्ला जी का, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और बड़ा सम्मान करता हूं मैं इनका। 2 बात कहना चाहूंगा। बहुविवाह पे डिबेट है कि देश में कितनी बहुविवाह है, क्या इससे साक्षी महाराज का कहने का मतलब ये है कि इससे जनसंख्या बढ़ रही है? पॉलीगैमी को लेकर के, बहुविवाह को लेकर के देश में सिर्फ अभी तक एक बार सर्वे हुआ है। उस सर्वे के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि मुस्लिमों में 5.7% लोग बाग हैं जो बहुविवाह करते हैं, हिंदुओं में 5.8% लोग बाग हैं जो बहुविवाह करते हैं, बुद्धिस्ट जो बौद्ध है उसमें 7.9% लोग बाग हैं जो बहुविवाह करते हैं, जैन्स में 6.7% लोग बाग जो बहुविवाह करते हैं, अंतोतगतवा लास्ट में आदिवासी हैं पूरे देश में जो 10 करोड़ से ऊपर हैं, उसमें 15.25% लोग बाग जो बहुविवाह करते हैं। देश में एक कानून है जिसको मानने का हम सबका अधिकार है, कर्तव्य भी है, वो है देश का संविधान जिसको हमें मानना चाहिए। देश का संविधान हमें हमारे हिसाब से रहने के लिए आज्ञा देता है और हमें अधिकार देता है। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात नहीं, मैं थोड़ा कंप्लीट कर दूं। प्रेम शुक्ला जी, फिर डिबेट डिरेल हो जाएगी, मैं पूरा कंप्लीट कर दूं। दूसरा विषय छोटा सा, हाँ, दूसरा विषय जो है छोटा सा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में नेशनल लॉ कमीशन को ये निर्देश दिए थे कि नेताओं की बयानबाजी पे, धार्मिक और जातीय आधार पर जो बयानबाजी देते हैं उस पे लगाम लगनी चाहिए। मोदी सरकार को 2.5 साल हो गए, नेशनल लॉ कमीशन ने क्या कहीं कोई बैठकें की? क्या इस पे कहीं कोई नियम लाने की बात होगी? क्या इस पे कोई कानून बनेगा? दूसरी बात, लास्ट सेंटेंस और कहना चाहूंगा जी, जल्दी अपनी बात खत्म करिए। जी, खुर्शीद जो है, तुम्हें हिंदुओं को बर्बाद और मुस्लिमों को तबाह करेंगे,
देश में चुनाव है, हम दंगे की बात करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नया शेर है। और इसके बाद मैं कहना चाहूंगा, विकास पे कहीं बहस नहीं है, रोटी पे कहीं बहस नहीं है, रोजगार पे कहीं बहस नहीं है, सड़कों पे कहीं बहस नहीं है, कारखानों पे कहीं बहस नहीं है। अच्छी बात है त्यागी जी, अच्छी बात है, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप तो कांग्रेस पर भी लगा है, कांग्रेस पर भी लगा है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। तो और अगर ना याद हो तो मैं याददाश्त थोड़ी सी दुरुस्त कर दूं। एंटनी कमेटी राजनीति कोई भी करे वो गलत है। चलिए ठीक है जी। शुक्ला जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से आप जवाब दीजिए। लेकिन आपने ये नहीं कहा है कि आप खंडन करते हैं या ऐसा कुछ, ये बताइए ना। तो फिर कब निकाल रहे हैं आप इनको, कब निकाल रहे हैं आप साक्षी महाराज को? क्यों नहीं इससे पहले भी कोई कार्रवाई हुई? क्यों बार-बार इस तरह के बयान आ रहे हैं? उद्धव ठाकरे साहब ने कहा कि मोदी सरकार पिछले 10,000 साल में त्यागी जी, त्यागी जी ठीक है, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी से मेरा सवाल, आजम खान को सपा क्यों नहीं निकालती? प्रेम शुक्ला जी, मैं आजम खान और यहाँ मणिशंकर अय्यर की बात करने के लिए नहीं बैठी हूँ। बात साक्षी महाराज की हो रही है तो साक्षी महाराज पर रही है। बात साक्षी महाराज की हो रही है, बात साक्षी महाराज की हो रही है, बात साक्षी महाराज की हो रही है। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, नहीं अभी तो उन्होंने मतलब आपको जवाब देते नहीं बन रहा, और या तो फिर आप उनका फेवर कर रहे हैं, आप उनका समर्थन करते हैं, आप उनका समर्थन करते हैं, आप उनका समर्थन करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, तो फिर कहिए ना, तो फिर खुलकर कहिए ना, तो फिर खुलकर कहिए जो आपने 2013 में किया। नहीं, उससे देश में विनाश ही होगा, नैतिक विधिक और देश में विनाश ही होगा। चलिए ठीक है प्रेम शुक्ला जी, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप सोच लीजिए आगे आपको किस तरह से बचाव करना है। एक ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हम लगातार यहां पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीख के ऐलान के साथ ही जो बयानबाजी है वो किस तरह से और तीखी होती जा रही है, तल्ख होती जा रही है। इसी पर हम यहां पर बात कर रहे थे। और अभी जो ताजा बयान है वो है बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का। इससे पहले, ब्रेक से पहले हमने कांग्रेस और बीजेपी के रिएक्शंस यहां पर जाने। हालांकि प्रेम शुक्ला जी लगातार जिस तरह से बात करते रहे, लगा कि समर्थन कर रहे हैं। मैं लौटूंगी उस पर भी, और बाकी गेस्ट भी हैं, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी हमारे साथ है। शेष नारायण सिंह जी, आप किस तरह से देखते हैं इसे? क्या लगता है कि वाकई इस तरह के बयान जो है वो कारगर साबित होते हैं? अब नहीं होंगे, वो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और इसीलिए बीजेपी को ही मालूम है, और इसीलिए उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है जी। और पल्ला झाड़ के, और ये साक्षी जो सच्चिदानंद साक्षी, इनको अगर आप किसी पार्टी का नेता माने तो मेरा ख्याल है वो बेसिक गलती होगी। क्योंकि ये श्रीमान जी अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको 1999 में कहा था इसको टिकट नहीं दिया जाएगा। फिर ये जाके उधर मुलायम सिंह दरबार में हाजिर हो गए, उन्होंने उनको टिकट पकड़ा दिया। तो राजनीतिक बिरादरी एक हैबिचुअल ऑफेंडर है श्रीमान जी। ये सच्चिदानंद साक्षी जो हैं, ये रेप के केस में जेल में बंद हो चुके हैं। अपनी ये कॉलेज के प्रिंसिपल ने इनके ऊपर आरोप लगाया, उसका मर्डर बाद में हो गया, उसमें भी ये संदिग्ध थे। तो ये तरह तरह के अपराधों में जेल यात्राएं करते रहते हैं, 3-4 बार जा चुके हैं, और वाजपेयी जी तो इनको बिल्कुल नहीं पसंद करते। लेकिन अब ये है कि आज हमें अजीब ताज्जुब हुआ कि शुक्ला जी जो हैं इस आदमी को डिफेंड कर रहे हैं, जो कि इनके पार्टी के सबसे बड़े नेता को की नजर में ब्रह्मदत्त द्विवेदी के मर्डर में, ब्रह्मदत्त द्विवेदी वही हैं जो गेस्ट हाउस कांड में जिन्होंने मायावती जी की इज्जत बचाई थी, और उनके मर्डर में ये एक्यूज थे। और ये श्रीमान जी जो है लैक ऑफ एविडेंस एक होता है उत्तर प्रदेश में, लैक ऑफ एविडेंस में। अरे भाई आप हमको नहीं हटका सकते यार, आप हमको नहीं हटका सकते। लैक ऑफ एविडेंस में ये अंदर कर दिए गए थे, और इनका रिकॉर्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अगर बीजेपी इनको अपना पार्टी का नेता मानती है, उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाती है, तो बीजेपी की गलती है। और सपा के प्रवक्ता से भी पूछ लीजिए कि क्यों मुलायम सिंह ने टिकट दिया था इनको। बिल्कुल। मैं वकार साहब का मैं इस वक्त यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। काफी देर से कुछ कह भी रहे हैं, नाराजगी भी जता रहे हैं। वकार साहब चलिए, आपका समय अब शुरू होता है, बोलिए। देखिए, मैंने साक्षी का बयान सुना, और सबसे पहली बात तो मैं इतना कह दूं कि ये सच्चिदानंद साक्षी नाम का जो इंसान है, ये अक्सर मुसलमानों के ऊपर बात किया करता है। हर धर्म की एक आइडियोलॉजी होती है, एक सभ्यता होती है। हर धर्म एक दूसरे को भाईचारे की सीख देता है। दूसरे धर्म को समझे बगैर अगर उसके ऊपर टिप्पणी की जाए
तो मैं समझता हूं सबसे ये घंघोर अपराध होता है। इस्लाम 1400 साल पहले दुनिया में आया और हिंदुस्तान जो भारत है इसकी सभ्यता हजारों साल पुरानी है। कभी किसी मुसलमान के मुंह से आप कभी भी किसी हिंदू भाई से या किसी से भी हिंदू धर्म पर कोई गलत टिप्पणी नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी नहीं है। मैं साक्षी को बताना चाहता हूं कि जिस धर्म में वो पैदा हुए हैं, जिस धर्म में वो पैदा हुए हैं, उस धर्म में जो 5000 और 7000 साल पुरानी सभ्यता है, वो वकार साहब आप अपनी बात हिंदुओं पूरी को गाली देता है जो ओवैसी का छोटा भाई है। बोलिए वकार साहब। मैं इसलिए चुप हो गया कि हम लोग जब स्कूल में जब पढ़ते थे तो हम लोग को बताया जाता था कि जो सबसे कमजोर और डरपोक बच्चा होता है, जो कभी जीत नहीं सकता, वो कभी नहीं चाहता कि खेल आगे बढ़े, वो बिगाड़ता रहता है। चलिए ठीक है। तो प्रेम शुक्ला जी पर वही बात लागू हो गई है। प्रेम शुक्ला जी जानते हैं कि वो इस डिबेट में जीत नहीं सकते हैं, तो वो उसी बच्चे की तरह बिहेवियर कर रहे हैं कि डिबेट खराब कर दो। बात का जवाब नहीं दे सकते। मैं साक्षी महाराज के बारे में इतना कहना चाहता हूँ, उनका जवाब भी नहीं दे रहे। अरे बात सुनिए भाई, नॉनसेंस बातें मत कीजिए, नॉनसेंस बातें मत कीजिए, नॉनसेंस बातें मत कीजिए और बात सुनिए। आपको चुनौती है। नॉनसेंस बातें मत कीजिए और सुनिए। वकार साहब, नॉनसेंस बात हिंदुस्तान की 4 कहा जाएगा तो सबकी बात सुनी जाएगी। ऐसे खिचड़ी किसी को समझ नहीं आएगी। यहाँ पर एमएच खान को मैं इस चर्चा में यहाँ पर शामिल करना चाहूंगी। डॉक्टर एमएच खान साहब, मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा। ठीक है वकार साहब, आपको समय दिया गया, दोबारा लौटेंगे आपके पास। तो मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा ना। वकार साहब नहीं, इस तरह से नहीं चल सकता। आप हाईजेक नहीं कर सकते पूरी डिबेट को, क्योंकि बाकी भी पैनलिस्ट हैं, बाकी भी पैनलिस्ट हैं। आप क्या कहेंगे? आप नेताजी के उस बयान को क्या कहेंगे जब वो ये कहते हैं कि अयोध्या में कार सेवकों पर नहीं हो पाएगी? एक सेकंड, आप उस बयान को क्या कहेंगे कि अयोध्या में कार सेवकों पर अगर गोली नहीं चलवाते तो मुसलमानों का देश से भरोसा उठ जाता? इस चीज को तो आप सही ठहराते हैं ना? तो मतलब वहां पर 16 क्या 30 की भी जान लेनी पड़ती तो ले लेते। आप बताइए, तो आप इसको कहिए। आप गलत ठहरा दीजिए, आप गलत ठहरा दीजिए। आप कहिए मस्जिद। अरे मैं कौन होती हूँ गलत और सही ठहराने वाली? बोलिए आप आईजीएल से तरफ से ऑथराइज्ड प्रवक्ता बन जाइए। बात आप कहिए कि मस्जिद सही गिराई। अरे हम तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सब एक ही थाली के चक्के बैठते हैं। यहाँ पर ये जरूर कहते हैं कि इसने ये किया, इसने वो किया, लेकिन सब एक ही चीज कर रहे हैं। डॉक्टर एमएच खान साहब, आप कहिए कि मस्जिद गिराना जो थी वो आप। अरे छोड़िए ना, अरे छोड़िए। आप यादव मुस्लिम एक वोट करके तो यूं आगे बढ़ रहे हैं, जोड़ तोड़ के हिसाब में लगे हुए हैं। आप हमें कैसे? अरे छोड़िए वकार साहब, डॉक्टर एमएच खान, ठीक है डॉक्टर एमएच खान साहब, तब मैं अपनी पूरी बात नहीं डॉक्टर एमएच खान साहब, नहीं आप इस तरह से हाईजेक नहीं कर सकते। तो मुझे आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि पैनल में बाकी लोग भी हैं, उनकी बात भी सुनी होगी। आपको मौका दिया गया, आपने वक्त जाया कर दिया। कोई बात नहीं, आप डाउन कर दीजिए मेरा वीडियो, आप डाउन कर दीजिए मेरा वीडियो, लेकिन जब तक मेरी बात नहीं आएगी तब तक ये बहस आगे नहीं बढ़ेगी। 30 सेकंड में आप अपनी बात कंप्लीट करिए वकार साहब। ठीक है, अब कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ वकार साहब बोलेंगे। 30 सेकंड आपको दिए, कोई आपको, शुक्ला जी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। 30 सेकंड दिए आपको, बोलिए। अरे अच्छा, गुंडागर्दी डर गई। साक्षी महाराज अरे वकार साहब बोलिए आप। हिमानी जी, आप डर गई गुंडागर्दी से? हिंदुस्तान की सभ्यता में 5000 और 7000 साल पुरानी सभ्यता में 16-16 हजार शादियों का प्रचलन है और 5-5 पतियों का प्रचलन है, लेकिन कभी मुसलमान इस बात को नहीं कहता है। अरे तो आप कहना क्या चाह रहे हैं, ये बताइए ना। आप ये कह रहे हैं कि साक्षी महाराज ने ठीक कहा, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही। फिर आपकी ज्ञान क्यों बता रहे हैं आप यहाँ पर? हम ज्ञान सुनने के लिए नहीं बैठे। कहना क्या चाहते हैं? हमारी बात आप समझ गई, हमारी बात आप समझ गई, हमारी बात यहाँ बैठे हुए लोग भी समझ गए हैं। चलिए ठीक है, मैंने आपको 30 सेकंड जो बयान है ये प्रधानमंत्री का और अमित शाह का प्रेरित किया हुआ बयान है। चलिए ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी साक्षी को आगे करके इस तरह के बयान दिलाती है, और अगर भारतीय जनता पार्टी का यह ऑथराइज्ड बयान नहीं है तो साक्षी को पार्टी निकाला जाए। और प्रेम शुक्ला बताएं कि मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि हमारा बयान नहीं है, हम साक्षी के साथ नहीं है, और प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि वो साक्षी के साथ हैं। तो बीजेपी इस तरह से डिबेट को नहीं खराब कर सकते हैं वकार साहब। डॉक्टर खान साहब, डॉक्टर एमएच खान। जी मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये कह रही है चोर से कि चोरी करो, और शाह से कह रही है जगते रहो।
इतना गंदा, इतना खराब बयान साक्षी का आया है। और ये अभी मैं शेष नारायण जी की बात से सहमत हूं, चोरों का साथी। मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं जहां से एमपी हैं। ये इनके ऊपर बलात्कार का केस चला, ये बाबरी मस्जिद को गिराने पर इनको घमंड हो गया और कहा इन्होंने कि बाबरी मस्जिद का ईंट जो ले आया हूं मैं, ये रखूंगा, मैं अपने लैट्रिन बाथरूम में लगाऊंगा। और उसके बाद ये राष्ट्रसभा में चले गए। बाबरी मस्जिद नहीं थी, बाबरी ढांचा था। भाई आप शुक्ला जी चुप रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आप हक के दायरे में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हक के दायरे में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं बोला निर्देश की कृपया अवमानना न करें। बेशरम है, बेशरम बेशरम, ये मैं कहता हूँ ये आदमी कैसे बुला लिया आपने इसे, जब दूसरे की बात सुनने की क्षमता नहीं है। बेशरम, हाय हाय, बेशरम, हाय हाय, बेशरम, हाय हाय, बेशरम, हाय हाय। इस तरह से नहीं चल सकता, इस तरह से नहीं चलेगा, ये सर नहीं चल सकता। हम जब बोलेंगे हम थोड़ा सा भाषा पर कंट्रोल करें आप सभी, थोड़ा सा भाषा पर कंट्रोल करें आप सभी। आप उनकी गुंडागर्दी बर्दाश्त करती है, यहाँ किसी की कोई गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही। बेशरम, 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 हाय हाय, बेशरम, हाय हाय। साक्षी महाराज के बारे में कुछ बोलो ना यार। साक्षी महाराज को पार्टी से निकाल रहे हो नहीं निकाल रहे हो? हम अपनी बात कह रहे हैं, आपकी बात में हमने कुछ नहीं बोला, टोका टिप्पणी नहीं किया। आप जब मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ तब आप टोका टिप्पणी कर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं होता डिबेट का। ठीक है, जिसको समय मिले वो बोले, जिसको समय नहीं दिया जाए वो चुपचाप रहे। ऐसे डिबेट होता है। डॉक्टर खान बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है और बिल्कुल शांति से डिबेट होनी चाहिए। आप थोड़ा सा, अब मैं यहाँ पर विजय शंकर तिवारी जी को भी शामिल करना चाहूंगी इस चर्चा में। विजय शंकर तिवारी जी, शांति से नहीं होगी, प्रेम शुक्ला को हम लोग बोलने नहीं देंगे। विजय शंकर तिवारी जी, क्या वाकई मुस्लिम देश की आबादी बढ़ा रहे हैं? देख लो, सुन लो। प्रेम शुक्ला जी थोड़ा देरी रखिए, आपके पास भी आएंगे। मैं हिमानी में एक बात करता हूँ कि अभी प्रेम शुक्ला जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी और उस बात को नजरअंदाज कर दिया गया। वो बात थी कि जब उन्होंने बात कही है किसी ने भी नहीं सुना, उन्होंने कहा कि 40 बच्चे ये नहीं चलेंगे, देश की आबादी बढ़ रही है, विकास, बहुत सारा विषय बोला है उन्होंने कहीं भी किसी धर्म की बात नहीं की है। इसके बाद हमारे मित्र जो हमारे राजीव जी हैं उन्होंने एक आंकड़े भी दिए हैं, आपके सबके सामने आंकड़े दिए। आप ये बताइए कि अपने आप क्या ज्योतिषी बैठे हुए हैं देश में लोग की जो अपने आप कहते हैं कि ये मुस्लिम और साक्षी महाराज के साथ ये चर्चा कर रहे हैं हम। उन्होंने जब कहा नहीं है तो इसका मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। यही तो कहा जा रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। एक मिनट, आपने बिल्कुल सही जुमला यहाँ पर यूज किया, बिल्कुल सही जुमला यूज किया आपने। बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। करिए। कि जब आप चर्चा, हम आप जितना बोलना है वकार साहब, जितना चीखना है उतना आप चीखिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया के अनेकों देश आज मुस्लिम बढ़ती हुई जनसंख्या से पीड़ित हैं और उसके कारण उनका निर्बाध कैसे हो उसकी योजना बना रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है और चूंकि भारत भी पीड़ित है इसलिए जो भी साधन है, जो भी रास्ते हैं उन जनसंख्या को बढ़ाने के, तो हर जागरूक हिंदू उसकी चिंता और चर्चा कर रहा है। उसी का आप कितना भी चीखना है, आपको चुनौती है मेरी, वकार साहब चुनौती है, कितना भी चीख के बोल लीजिए, मैं अपनी बात पूरी करके इसके बाद रुकूंगा। ये बात समझ लीजिए, आप बोल लीजिए, जितना भी चीखना है उतना चीख लीजिए, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। भारतवर्ष में आवश्यकता नहीं है, भारतवर्ष में आवश्यकता नहीं है, भारत में भी इस प्रकार की चिंता हर जगह होती है और वो चिंता जायज है। अगर जब तक आप लोग इसको नहीं मानेंगे, जब तक आप लोग नहीं मानेंगे इस बात को, तब तक ये चर्चा इस देश में होती रहेगी। ये आप पर निर्भर करता है कि ये चर्चा कब बंद हो। लेकिन मुझे ये बताइए ना कि इसका धर्म से क्या लेना देना करोगे, ये तो बताओ। हिंदू तुष्टीकरण कब बंद करोगे? हिंदू इस देश में हिंदू तुष्टीकरण प्राचीन काल से लेकर आज तक न हुआ है न आगे होगा। शेष में क्या बैठे हुए उनको पता है इस देश में हिंदू तुष्टीकरण न प्राचीन समय में कभी हुआ है, न आज हो रहा है, न भविष्य में कोई कर सकेगा। हिंदू तुष्टीकरण कोई नहीं कर सकेगा। एक बात आप समझ लीजिए,
प्रेम शुक्ला जी को मैं एक बार फिर से इस चर्चा में वापस लाना चाहूंगी, लेकिन प्रेम शुक्ला जी बाकियों को भी बोलने का मौका दीजिए। चलिए, आपने साक्षी महाराज के लिए तो ये कह दिया कि ये उनका निजी बयान है और वो एक संतों के प्रोग्राम में थे, लेकिन सुबह एक सेकेंड प्रेम शुक्ला जी थोड़ा सा धैर्य तो रखिए, सुन तो लीजिए। अरे सवाल करने से पहले ही आप अपना जवाब देने लग रहे हैं, किसी को बोलने नहीं दे रहे, तो सुनिए तो पहले। अरे तो थोड़ा धैर्य तो रखिए, अपनी पीड़ा प्रकट। अरे तो पीड़ा सुनिए। आपने कहा कि ठीक है कि निजी बयान है उनका। एक सेकंड वकार साहब, एक सेकंड। आप क्या सुब्रमण्यम स्वामी के बयान के लिए भी ये कहेंगे जो ये कहते हैं कि विकास के मुद्दे पर नहीं चुनाव जीते जाते हैं? अगर चुनाव वाकई जीतना है आपको यूपी में, तो हिंदुत्व को तो जिंदा रखना पड़ेगा। तो क्या सुब्रमण्यम स्वामी के बयान के लिए क्या कहेंगे? अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस इंटरव्यू को, क्या कहेंगे आप उस पर? प्रेम शुक्ला जी। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक खंडपीठ के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक खंडपीठ तो सर ये आपके नुमाइंदों को क्यों नहीं ध्यान रहता? जस्टिस जे.एस. वर्मा ने हिंदुत्व को राष्ट्रवाद कहा है, हिंदुत्व को राष्ट्रवाद कहा है, तो राष्ट्रवाद का जीवित रहना इसमें क्या दोष है? देश को तोड़ने वाली पार्टी है भारतीय। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं धैर्य रखिए, हिंदुत्व आवश्यक है। हाईजैक करने की कोशिश मत करिए डिबेट को। सुन लीजिए हिमानी जी, चुप करा लीजिए। वकार साहब थोड़ा सा धैर्य रखिए, इस तरह से तो आप हाईजैक कर चुके हैं, पहले ही कह दिया था बस कंधार की जगह लखनऊ गए हैं। लेकिन आपकी भी बात नहीं सुनी जाएगी इस तरह से। बोलने नहीं दूंगा। प्लीज मैं अपने पैनल प्रोड्यूसर से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि वकार साहब का ऑडियो डाउन रखिए जब तक कि उनसे कोई सवाल ना किया जाए। प्रेम शुक्ला जी जल्दी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, बाकी पैनलिस्ट भी हैं। बिल्कुल त्यागी जी आते हैं, रुक करेंगे आपका भी। शुक्ला जी मैं उनके चिल्लाहट में जो है सवाल भूल गया, जरा सवाल फिर से रिपीट करेंगे। आप सुब्रमण्यम स्वामी के उस बयान पर क्या कहेंगे जो इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर नहीं जीते जाते हैं, सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव। अगर कहीं आपको चुनाव जीतना है तो इस मुद्दे को तो जिंदा रखना पड़ेगा। यही कारण है कि इस तरह की कोशिश हो रही है, ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, जो आपने पहले लोकसभा चुनाव में भी किया था और तभी यूपी फतेह हुआ था। का जो संदर्भ है, देखिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी विधि के और संविधान के मापदंड पर, कसौटी पर कसकर बयान देते हैं। हिंदुत्व जो है, जस्टिस जे.एस. वर्मा जो संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष रहे, उनका ये स्पष्ट आदेश है मुख्तार अब्बास नकवी सच बोल रहे हैं कि हिंदुत्व जो है वो राष्ट्रवाद है, हमारा बयान नहीं है, तो राष्ट्रवाद का जीवित रहना इनका बयान है, ये आवश्यक है। यदि ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं तो इसमें आपत्तिजनक क्या है? शेष नारायण जी क्या आप कहेंगे? ये हिंदू मुस्लिम और कम यहाँ कोई भी पार्टी नहीं है, कोई भी दल नहीं है। भाई प्रेम शुक्ला बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं, पहले तो ये मैं स्पष्ट कर दूं। और ये क्या आज इस मंच पे इनके पास अवसर है, इनके पास टाइम है? क्या ये आज इस साक्षी महाराज का जो बयान है, जाहिर है कि गैर जिम्मेदार बयान है। खैर सॉरी, साक्षी महाराज नहीं, सच्चिदानंद साक्षी महाराज नहीं है वो, उसकी क्या निंदा करने को तैयार है? ये मोदी जी भी कहते हैं तुष्टीकरण नहीं होगा, हिंदू तुष्टीकरण नहीं, मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं। और ये आदमी जो है, हम तो ये मानेंगे कि आप जैसे अभी इन्होंने कहा, अपने खान साहब ने कि साहब आप चोर को तो कहेंगे बेटा चोरी करो, और साख को कहेंगे कि आप जागते रहो। तो ये जो गैर जिम्मेदारा हरकत है इस सच्चिदानंद साक्षी की, क्या इसके लिए बीजेपी उसके खिलाफ कोई एक्शन लेगी? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। और खास तौर से जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता इनको हड़का के भगा चुका है, इनको टिकट कैंसिल किया गया, तो खैर वो टिकट क्यों दिया मुलायम सिंह जी यादव का सब्जेक्ट है, लेकिन जब बीजेपी का सबसे बड़ा नेता इस आदमी को डांट के भगा चुका है, टिकट नहीं दिया गया, तो उसको फिर से महिमा मंडित क्यों बीजेपी कर रही? इसे एक सवाल का जवाब दे दें, बात साफ हो जाएगी। बिल्कुल आपके इसी सवाल का जवाब लूंगी, मजबूरी है, एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। त्यागी जी भी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, एक ब्रेक के बाद। तो ध्रुवीकरण के महाराज लगातार चर्चा यहां पर हो रही है। बिना देर किए मैं सीधा राजीव त्यागी का रुख यहां पर करना चाहूंगी। आप कुछ रिएक्ट कर रहे थे उस वक्त, राजीव त्यागी जी। देखिए, मैं 3 विषयों पर छोटी अपनी बात करना चाहूंगा। पहले तो मैं अपनी संवेदना प्रकट करना चाहूंगा। मणिपुर में अभी भी 2 जवान हमारे घायल हुए हैं आतंकवादी घटनाओं में। निश्चित रूप से चिंता का विषय देश की सरकार के लिए होना चाहिए। दूसरा विषय मैं कहना चाहूंगा, राष्ट्रवाद की बहुत चर्चा हुई इस डिबेट में जी। क्या है ये राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद मेरी राय में, कांग्रेस पार्टी की राय में, राष्ट्रवाद है किसानों की आंखों से आंसू पोंछना,
नौजवान को रोजगार देना, बड़ा अच्छा लग रहा है सर अंतिम सुनने छोर में। पे बैठे हुए व्यक्ति को, अंतिम छोर पे बैठे हुए लोगों को विकास में भागीदारी करना। देखिए हिमानी जी, टोंट कसना आपका अधिकार है, आप टोंट कस सकते हैं। नहीं सर, मैं टोंट नहीं कस रही हूँ। हम तो ये कह रहे हैं कि काश जमीनी हकीकत भी यही होती, ये सिर्फ जबानी जमा खर्च करने। मैं कंप्लीट कर दूं। जी जी। सन 47 से लेकर के आज के देश में जमीन आसमान का बदलाव है, इसको आप कहीं भी पढ़ के देख सकते हैं। और सन 47 के देश की आज के देश से तुलना हो ही नहीं सकती। आज देश जो है आज की बात करते हैं इकोनॉमी में नंबर 3 पे है पूरे विश्व में। जी जी, बढ़ती इकोनॉमी में नंबर 3 पे है। हमारा मानना यह है कि देश के सामने बहुत गंभीर मुद्दे हैं इस वक्त। रोजगार का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है पूरे देश के नौजवानों पे, क्योंकि 18 से 35 साल के जो नौजवान है देश में, वो सबसे भारी तादाद में है। दूसरा विषय मैं उठाना चाहूंगा, असीम वकार साहब ने देश की संस्कृति की, पुरातन संस्कृति की तारीफ की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि साहब 5 हस्बैंड या 4 बीवी रखने का प्रचलन भी था। उनका इशारा द्रौपदी की तरफ या दशरथ लेकिन सर आज के डेट में किसके 4 बीवियां या किसके 40 बच्चे होते हैं? वही वो कह रहा हूं। उस टाइम जो हुआ, उस टाइम की मजबूरी रही होगी, उस टाइम की संस्कृति रही होगी जो किया है। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यही हिंदुस्तान है जिसमें मुस्लिम धर्म को पूरी प्रशय मिली, यही वो हिंदुस्तान है जिसमें बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, यही वो हिंदुस्तान है जहाँ जैन धर्म का जन्म हुआ, यही वो हिंदुस्तान है जहाँ सिख धर्म का जन्म हुआ। इसका मतलब साफ है कि हिंदू लोग बाग, मुस्लिम लोग बाग, सिख लोग बाग, ईसाई लोग बाग, बौद्ध लोग बाग लड़ना नहीं चाहते, नेता लड़ाना चाहते हैं। और जब नेता लड़ाना चाहते हैं, इतिहास के आगे 47 से लेकर आज तक कोई नेता का बच्चा नहीं मरता है दंगों में, सिर्फ दंगों में आम आदमी मरता है। बिल्कुल, और फिर उसको भुनाने की कोशिश होती है, उस पर सियासत होती है। डॉक्टर खान साहब कहाँ है, ठीक है त्यागी जी, रोजगार कहाँ है, महंगाई से कमी क्यों नहीं हो रही है, पाकिस्तान की सीमाओं लेकिन बड़ी अजीब सी बात है ना कि आप ये सवाल उठाते हैं, आप ये सवाल उठाते हैं जिनके हाथ में सबसे ज्यादा सत्ता रही, उसके बावजूद अगर ये सवाल है तो फिर क्यों है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, उस पर भी मैं आऊंगी। लेकिन खान साहब यहाँ पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है त्यागी जी, जो त्यागी जी वही दंगई है। ठीक है त्यागी जी, वो दंगई वही आप त्यागी जी ठीक है। डॉक्टर खान साहब, जो मसला है उस जो डिबेट का मुख्य बात हो रही है उस पर आप आ जाइए। देखिए हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने को कहती है हम पाक साफ हैं, और अपने नेताओं से कहती है कि तुम हिंदू तुष्टीकरण की बात करो, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करो। ये जो भाषा का इस्तेमाल साक्षी ने किया है, साक्षी बलात्कारी है, साक्षी लुटेरा है, साक्षी के पास 10 विद्यालय चलते हैं, साक्षी जो है एक प्रिंसिपल के ऊपर भी बलात्कार किया। इसके जरिए ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। यही मैं कह रहा हूँ कि ये इसके जरिए ध्रुवीकरण हो रही है। और बीजेपी ने, सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी का मुखौटा सबके सामने आ चुका है। ये सांप्रदायिक पार्टी है, और अगर सांप्रदायिक पार्टी से अपना चेहरा हटाना चाहते हैं तो साक्षी महाराज को पार्टी से खुद निकालना चाहिए। आप बेगैरत कल आओगे। हिमानी जी मैं भी कुछ कहना चाह रहा था, मुझसे 2 मिनट ठीक है वकार जी, हाँ ठीक है मैं आप ही के पास आऊंगी इनके बाद। लेकिन खान साहब, बहन जी के लिए आप क्या कहेंगे जो मुस्लिम्स को पीएम मोदी का डर दिखा रहे हैं? जी बहन जी के लिए आप क्या कहेंगे जो मुस्लिम्स को पीएम मोदी का डर दिखा रही हैं? और अब तो कमाल कर दिया आपने, किसी जात विशेष को जो वंचित है, जो सत्ता से बाहर है, उसको टिकट देना मुस्लिम को डराने की बात हो गई है। आप अच्छा यही कारण है कि इस बार आपने अपने दलित वोट से ज्यादा मुस्लिम भागीदारी कितना दिया है आपने? आप बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी कितने मुसलमानों को टिकट दे रही है? मैं तो कह रही हूँ कि 2000 के मुकाबले इस बार आपने ज्यादा मुस्लिम को टिकट दिया। कितने वंचित लोगों को टिकट दे रही है, कितने सताए हुए लोगों को टिकट दे रही है। हम भागीदारी दे रहे हैं, आप उस पर सवाल उठा रही है। वो हिंदूवादी बात कर रहे हैं, हिंदू तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, उस पर सवाल नहीं उठा रही है। अरे बहन जी ये कहती है, देखिए हमारे ग्राफिक्स पे चल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट ना दें, मुस्लिम समाज अपने वोट की बर्बादी ना करें, ऐसा ही इस्तेमाल सर्जन सुखा है। ये है जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हमारी पार्टी का नारा है। हमारी पार्टी का नारा नहीं है कि हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान एक हो जाओ, सिख एक हो जाओ और दलित एक हो जाओ, इस तरह का नारा नहीं है हमारा। इसलिए डोरे डाले जा रहे हैं भागीदारी देने के लिए। कब तक वोट बैंक समझा जाएगा इनको? बात तो सुनिए, कब तक वोट बैंक? अरे खान साहब कम से कम आप तो ऐसी बात मत करिए। खान साहब ये जरा एक बार बता दीजिए कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये किसकी भाषा थी, किसके शब्द थे ये?
कितने सभ्य शब्द थे। नहीं किसके थे, एक बार बता दीजिए जरा। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हम तो ये बात करते हैं कि जिस आधार पर देश का बंटवारा हुआ था उस आधार पर दोबारा देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। हम इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, हम इतनी बड़ी, इसमें आपको सहमत होना चाहिए। अगर बड़ी बुद्धि और बड़ा विचार लेकर चल रहे हैं तो आपको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप। तिवारी जी मैं लौटूंगी। वकार साहब, ठीक है। खान साहब, बजरंग दल, दुर्गा खान साहब, ठीक है, थोड़ा सा खान साहब आवाज धीरे करके, थोड़ी आवाज धीरे कर लो। आप सामने बड़े धीरे आवाज थोड़ी धीरे करके, थोड़ी धीरे कर लीजिए, थोड़ी धीरे कर लीजिए। वकार साहब आखिर कब तक वोट बैंक समझा जाएगा? थोड़ी धीरे कर लीजिए, थोड़ी धीरे कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन कब तक सिर्फ वोट बैंक ही समझा जाएगा? देखिए कोई वोट बैंक की बात नहीं है, लेकिन अगर कोई पत्थर फेंकेगा, ईंट मारेगा तो उसको जवाब दिया जाएगा। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। चांद पे थूकोगे तो अपने मुंह पर थूक कर आएगा। और मुसलमानों में अगर इतना गंदा घिनौना, आप एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हैं, आपको मुसलमानों में अगर इतना गंदा घिनौना अपराधी अगर कोई धर्मगुरु होता तो मुसलमान को मार मार के 7 पुष्ट ठीक कर देती उसकी। हमारे के इतने गंदे लोग धर्मगुरु नहीं होते हैं, इतने घिनौने लोग धर्मगुरु नहीं होते हैं। हमारे क्या धर्म नहीं है, इस तरह के होते ही नहीं है। धर्मगुरु आप अभी मैंने खान साहब आपसे कोई बात नहीं की, आपने जिस ढंग से अच्छे से बात की मैंने उसी पर बात की। आप ही जिस प्रकार बात कर रहे हैं वकार साहब, मतलब बात किस प्रकार कर रहे हैं? क्या है तमाशा आपका? ये क्या है तमाशा? आप क्या बात कर रहे हैं? ये क्या है? बदतमीजी के साथ बात कर रहे हैं आप? किसी प्रकार की बात करते हैं हम सुनते रहेंगे। आप बैठ करके आप गौ माता मानते हो, हिंदुओं को कुछ भी कहते रहेंगे, गाय को कुछ भी कहते रहेंगे, साधु संतों कुछ भी बात करते रहेंगे। नहीं जो बात करता है इनको मारो जूते जाने की बात करता है। आपके पास कोई चारा ही नहीं है। मेरे पास चारा नहीं, चीख आप रहे हैं, चीख आप रहे हैं। हमने कहा देखिए शांति के साथ अगर डिबेट होगी, किस बात की बात तो देखिए तिवारी जी थोड़ा सा शांत, तिवारी जी, खान साहब अगर शांति से डिबेट होगी, भोजन करना है तो फोटो खिंचवाते हो। देखिए लगातार मेरे पास ट्वीट्स आ रहे हैं और उसमें यही कहा जा रहा है कि इस तरह से डिबेट नहीं होती है जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं जो पैनल में बैठे हैं। तो बड़ी शर्म आ रही है मुझे भी तो अच्छे इस तरह के ट्वीट। अनुशासित मैं वकार साहब सोच रही हूँ अगली बार से, बिल्कुल बिल्कुल सोच रही हूँ सबसे पहला नाम आप ही का होगा उसमें। शेष नारायण जी, मैं यहाँ पर बात कर रही थी कि जिस तरह से वोट बैंक समझा जाता है आखिर कब तक इसी तरह से चलता रहेगा, कब तक? क्योंकि यहाँ पर पहले भी मैंने कहा कि कोई भी दल इसमें कम नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस से एक सवाल पूछना जरूरी है, हालांकि वो जवाब नहीं देंगे, उनके पास जवाब है ही नहीं है कि ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स में मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है संविधान के कि स्टेट शैल एंडेवर टू गिव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर इन्होंने, मैं जवाहरलाल नेहरू पे भी सवाल उठाता हूं आज, अगर उस वक्त जवाहरलाल जैसा जायंट नेता, महान नेता, अगर उन्होंने ये हिम्मत की होती, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दिया होता, तो आज ये सच्चिदानंद साक्षी जो बात कर रहा है इस बात का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो इसलिए दुर्भाग्य अपने देश का है कि राजनेता जो है जब भी मौका मिलता है तो वो देश हित की बात न करके फौरी वोट की हित बात करते हैं और उसका नतीजा हम भोग रहे हैं। का जवाब ले लेती हूँ जल्दी से त्यागी जी, और फिर मैं एक फाइनल कमेंट शुक्ला जी से लूंगी क्योंकि आपने उनको बहुत मौका दिया बचने का। चलिए त्यागी जी फटाफट से अपनी बात खत्म करिए। शेष नारायण जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जवाब बहुत स्पष्ट है जी। जिस देश में 10 कोस पर वाणी और पानी बदलता हो, जिस देश में आदिवासियों की जो 10 करोड़ की जनसंख्या है उसमें 1.5 करोड़ लोग बाग बहुविवाह करते हो, अलग अलग परंपराओं में देश जीता हो, उस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की अवधारणा का कांग्रेस ने कभी समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस ये मानती है कि इस देश के संविधान के हिसाब से लोगों को एक दूसरे से प्रेम करके रहना चाहिए। हम लोग प्रेम से रहेंगे तभी देश आगे बढ़ जाएगा। 2014 में गंगा मैया थी जिसके नाम पे वोट मांगा गया, 2015 में गाय मैया थी जिसके नाम पे वोट मांगा गया। गाय मैया हैरान और परेशान है कि कोई नियम अभी तक उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया। 2016 में भारत मैया के नाम पे वोट मांगा जा गया और 2016 में भारत मैया को परेशान किया गया।
मेरा कहना है, कांग्रेस पार्टी का मानना है, जवाहरलाल नेहरू स्टालवर्ट थे, उन्होंने बिल्कुल सोच समझ के निर्णय लिए। लेकिन ये कहना है हमारा विकास विकास विकास, इसके अलावा कोई चीज देश में हम लोगों को आगे नहीं बढ़ा सकती। प्रेम प्रेम प्रेम, हम लोग प्रेम से रह करके हम देश को एक महाशक्ति बना सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, लास्ट में एक सेंटेंस कहना चाहूंगा कि हिंदू को तबाह, मुस्लिमों को बर्बाद करेंगे। चुनाव हैं, आओ दंगों की बात करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को दंगे मुबारक, और दंगे करे, दंगे की बात करे। हालांकि भगवान राम के मंदिर का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है, ये निश्चित रूप से हिंदुओं को पूछना चाहिए। लेकिन मुसलमान नेताओं से भी ये पूछना चाहिए कि उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। आपने क्या किया सर? आपने क्या किया ये बताइए ना। हमने तो देश में प्रजातंत्र को जीवित रखा। हमने तो देश में निश्चित रूप से आज हमारी पूरे विश्व में 30 करोड़ लोगों के पास कारें हैं। आज हमारे देश में 95 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है। शुक्ला जी ये बताइए क्या एक्शन लिया जाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ? पहले मैं साक्षी महाराज की यहाँ पर बात कर रही हूँ, ताजा बयान। गांधी जी ने कोर्ट के आदेश में ताला खुलवाया। मुझे गलती हो गई, दोबारा सवाल कर लिया। मैं लौटूंगी, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है। शुक्ला जी क्या एक्शन लिया जाएगा अभी तुरंत 1 घंटे के अंदर? मुद्दों पे जवाब दे। त्यागी जी ठीक है, गाय मैया गंगा मैया, त्यागी जी ठीक है, किसी के संदर्भ में क्या एक्शन लिया जाएगा अभी 1 घंटे के भीतर आप यहाँ पर बताइए और हम उसको बार आपकी बात पूर्ण हो गई, आप बोलिए शुक्ला जी। भारतीय जनता पार्टी जब किसी के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी को कहीं से भी लगता है गलत बयानी, मतलब लगता नहीं है, अभी तक नहीं लगा। पार्टी के लिए दयाशंकर सिंह के खिलाफ एक्शन ले लिया, नसीमुद्दीन के खिलाफ आज तक एक्शन नहीं लिया, उनका चेहरा हो गया दूसरी पार्टियों का। नहीं सुन तो लीजिए ना। अरे मैं साक्षी महाराज जवाब नहीं दे रहे ना, धर्म के बारे में कहा ही नहीं दे रहे। पिछले 1 घंटे से अब तो डिबेट खत्म होने का टाइम आया और करा रही है भांगड़ा। ये क्या जवाब? ये ठीक है, एक बात बताइए। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, एक बात का बना बतंगड़ा, वो खुद कह रहा है, मैंने किसी धर्म पर नहीं कहा। अच्छा सुनिए, तो आप ये बताइए, आपने ये थोड़ी देर पहले भी कहा था कि निजी बयान है, मुझे ये बताइए इसी जिस संत सम्मेलन में या जहां भी जिन संतों के बीच बैठे थे, उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर कभी बीजेपी का मुद्दा नहीं रहा। तो आप मानते हैं कि हाँ ये भी ठीक है? मानते हैं आप? क्योंकि आपने इस बात का तो खंडन नहीं किया। कभी भारतीय जनता पार्टी साक्षी महाराज ने भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आत्मा में विश्वास रखने वालों के संदर्भ में एक श्रद्धा का मुद्दा है, चुनाव का मुद्दा नहीं है, राजनीति का मुद्दा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहती रही है। साक्षी महाराज उसी बात को अपने शब्दों में दोहरा सकते हैं। क्या आपने जनता को धोखा दिया? हम कह रहे हैं, हम तो मैनिफेस्टो में ये तो संविधान के दायरे में करेंगे, संविधान के दायरे में करेंगे। आपने मैनिफेस्टो पढ़ लिया होता, मैनिफेस्टो बहुत स्पष्ट कहता हम संविधान के दायरे में करेंगे। संविधान के दायरे में जो प्रयास मतलब मैं ये मानूं कि इस तरह के बयान नहीं रुकेंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि पीएम के कहने पर और खुद गृह मंत्री के कहने पर उसके बावजूद इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। शुक्ला जी कब बंद होंगे ऐसे बयान? हिमानी जी, पीएम तो सबसे बड़े कल्प्रिट हैं। नहीं कोई देखिए, आप बयान मत करो, उन्होंने जो कहा ही नहीं वो उनके मुंह में डालकर उनको कन्विक्ट कर दे रहे हैं आप। क्या कोई उनके गन रख के कोई कह रहा था कि साक्षी महाराज कह रहे, मैं किसी धर्म पर नहीं कह रहा हूँ। राजीव त्यागी कह रहे हैं सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वो अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम की है। उसके बाद आप उसी को जो है उसी से जोड़ दे रहे हैं, अगले को दंड दे दे रहे हैं जो उसने अपराध किया नहीं, उसका दंड दे दे रहे हैं। और मुझे फांसी को चढ़ा रहे हैं, वो बड़ा अजीब नहीं लगता है? जिस बयान के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, इस मंच पर हम बयान के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ये चीज ये साबित करती है, और पिछले 1 घंटे की ये बहस ये साबित करती है कि आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से होता रहेगा, क्योंकि आप इसका समर्थन करते कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। आपने खंडन भी नहीं किया है और इस तरह की चीजें मतलब आगे भी होती रहेगी। एक फाइनल कमेंट में यहाँ पर चाहूंगी, तिवारी जी से स्टार्ट करना चाहूंगी। तिवारी जी, हिमानी जी, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, कृपया मैंने आपको मौका दिया, आपने नहीं। देखो हिमानी जी, आज साक्षी महाराज ने जो कहा, मैंने शुरू में कहा कि इस देश में इस देश की प्राथमिकता क्या है, जो समस्याएं मुंह फैलाए खड़ी हैं उनको मानना चाहिए। अगर हम नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पर देश के लिए लेकिन ये चीज तो हिंदुओं पर भी लागू होती है ना। डॉक्टर खान साहब, एक फाइनल कमेंट
जल्दी से छोटा जी मैं 2 बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ 5 सेकंड में। क्या मुझसे पूछेंगे कुछ? वकार साहब आएंगे, आप थोड़ा सा समय तो दीजिए पार्टी से निकालेंगे कि नहीं। दूसरा ये मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी मुसलमान ने 4 शादी करके 40 बच्चे पैदा किए हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन ये साक्षी महाराज को पार्टी से निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं? चलिए ठीक है, हरकतों पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था। माफी के साथ मैं यहाँ सभी मेहमानों का शुक्रिया करना चाहूंगी।